आज हम लोग ऋषिकेश के एक प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर राजे नेगी जी से मिलने जा रहे हैं। सर। अरे संजय भैया कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम कैसे हैं डॉक्टर साहब? फर्स्ट क्लास। सब बढ़िया। और आपको देख स्वागत है आपका सर। थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। और बताइए भैया कैसे हैं? मस्त। क्या क्या कहें, डॉक्टर राजे नेगी या समाज सेवी राजे नेगी या सबके चहेते भाई राजे नेगी, किस हिसाब से इंट्रोड्यूस करें? हम तो आपके भाई हैं, आप भाई राजे नेगी कहिए, भेजी कहो। भेजी गढ़वाली भेजी। सही बात है, गढ़वाली कोई दिक्कत भेजी नहीं है। है। चलिए भैया, सबसे पहले तो स्वागत है आपका राउंड ऑफ विद संजय में। जो बालाजी टीवी का, लाइव टीवी का एक इनिशिएटिव है, एक हम लोग टॉक शो ये बना रहे हैं। हमने आपके लिए एक सरप्राइज ट्रिप प्लान किया है। अरे वाह। तो अगर आप कब होना है? अभी तुरंत, हम लोग तुरंत तैयार हैं। अगर आप बिजी ना हो तो, व्यस्त ना हो तो चलिए, अब आप कह रहे हैं तो चलते हैं। आधा एक घंटा आधा एक घंटा अभी हो रहा है 3:30 4। कॉफी पिलाते हैं आपको। चलिए एक अच्छी कॉफी पिलाते हैं, चाय कॉफी है ना, चाय पे चर्चा। चाय पे चर्चा करते हैं। चलिए मिलते हैं। आइए सीट बेल्ट लगा लेंगे। ओके, ये जरूरी है बिल्कुल। आजकल वैसे भी वो चल रहा है सेफ्टी वीक। कैमरे कहाँ लगे? कैमरा सर एक सामने लगा हुआ है। ओके। और एक ये है। ओह वाओ। और एक हमें फॉलो कर रहा होगा। ठीक। सो लाइट ठीक है, चलें अब शुरू करें। रोल एक्शन। तो आज हम लोगों ने आपको स्पेशली भैया लेकर के आए हैं थोड़ा सा आपके बारे में जानने के लिए। मैं तो जानता ही हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे थ्रू हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी जाने। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ। राउंड अप जो हमारा शो है, ये एक ऐसा शो है कि हर एक इंसान ना एक दोहरी ज़िंदगी जीता है। एक उसकी अपनी निजी होती है जिसको निजी स्पेस में शेयर करता है या नहीं शेयर करता है, और एक होता है जो हम लोग पब्लिक डोमेन में जीते हैं। तो पब्लिक डोमेन की ज़िंदगी तो राजे नेगी जी की बहुतों को पता है ना, कि क्या करते हैं, काम क्या है, पेशे से आप चिकित्सक हैं, नेत्र चिकित्सक हैं। लेकिन पर्सनल डोमेन में अगर जहाँ तक हम घुस पाएँ, जहाँ तक अलाउ करें आप हमें, तो ये थोड़ा सा ये है कि हम पर्सनल जानना चाहते हैं कि जो एक राजे नेगी जी जब कैमरे के सामने या मतलब और पब्लिक स्पेस में नहीं होता तो क्या है, कैसे है? ऐसा है संजय भाई, मेरा जो मानना है कि जो जीवन में जो है हर व्यक्ति की 3 तरह की लाइफ होती है, पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल। और होना ये चाहिए कि कायदे से तीनों लाइफ को व्यक्ति को अच्छे से जीना चाहिए। लेकिन मेरा जो मानना है, आजकल की डेट में हम तीनों को मैनेज नहीं कर पाते। कई बार पर्सनल प्रोफेशनल में फंसे रह जाते हैं, कई बार प्रोफेशनल के साथ सोशल में फंसे रह जाते हैं, तो पर्सनल लाइफ हमारी मैनेज नहीं हो पाती। कोशिश ये होनी चाहिए कि तीनों लाइफ को हम मैनेज करें। और मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात बताऊं तो मैं रहता हूं हरिपुर कला में। यहाँ से करीब 16 किलोमीटर दूर है। ये आता जिला देहरादून में ही है, लेकिन लोग सोचते हैं कि हरिद्वार में। वो ऋषिकेश विधानसभा का आखिरी छोर है। और जन्म भी मेरा वहीं हुआ, हरिपुर कला में। करीब सन 83 में मैं पैदा हुआ। करीब 83 में, मतलब एग्जैक्ट नहीं एग्जैक्टली 83 में पैदा हुआ। 24 मई 1983 में पेपर पड़ता है। ठीक है। वो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के हो रहा था ना कि वो पिछले चुनाव में किसी और साल में पैदा हुए थे, अगले चुनाव में किसी। मेरा बिल्कुल 24 मई 1983 में। कई बार होता है ना जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वो टाइम लेते हैं। नहीं ऐसा नहीं, 83 में पैदा हुआ, 38 का होने वाला हूँ। ठीक है। और शिक्षा मेरी हरिपुर में ही, हरिपुर इंटर कॉलेज में। अब तो खैर गवर्नमेंट हो गया वो, पहले स्वामी सत्यमित्रानंद जी के नाम से है। ठीक है। हाई स्कूल वहाँ से किया, इंटर रायवाला से किया, क्योंकि अभी भी एक परेशानी आज हमारे हरिपुर में बनी हुई है, आज भी वहाँ साइंस नहीं है। ओके। हाँ, जब मैंने इंटर किया था तो मुझे रायवाला जाना पड़ा साइंस पढ़ने के लिए, और 20 साल बाद अभी भी हरिपुर इंटर कॉलेज में था। तो साइंस है ना कॉमर्स है, स्थिति ये है कि साइंस पढ़ने के लिए रायवाला और कॉमर्स के लिए भल्ला कॉलेज हरिद्वार जाना पड़ता है। और आपको नहीं लगता ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि मतलब जिस हिसाब से यहाँ पे लोकेलिटी है, बहुत सारे मतलब ऐसा तो नहीं है कि स्टूडेंट्स की कमी है, हर एक स्कूल के पास इनफ कोटा होता है, लेकिन वहाँ पे एक स्कूल के अंदर, वो भी मतलब कॉलेजेस को आप डिफाइन कर सकते हो कि एक कॉलेज में पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्ट्रीम है,
लेकिन स्कूल के अंदर इतनी इम्पोर्टेंट स्ट्रीम्स जिनमें साइंस और कॉमर्स है वो है नहीं। एक्चुअली क्या था कि पहले वो जो कॉलेज था वो प्रबंधकीय विद्यालय था, ठीक है। जो इंटर कॉलेज है हरिपुर का। अभी कुछ समय पहले उसको गवर्नमेंट को दे दिया गया, वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हो गया। तो जब से वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हुआ तो वहाँ पे साइंस के टीचर थे ना कॉमर्स के, और यहाँ तक कि संस्कृत का पद वहाँ पे अभी मेरे ख्याल से नहीं है, टीचर हैं जो कि, लेकिन पद नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो सरकारी महकमे की मैं कहूँगा मेहरबानी से जो है वो आज हरिपुर इंटर कॉलेज की जो है दयनीय स्थिति हो रही है। निकी जी पीछे चलते हैं। स्कूल में एज ए स्टूडेंट कैसे थे? एक एवरेज स्टूडेंट रहा, पढ़ने में मैं कभी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं रहा, ब्रिलियंट स्टूडेंट कभी नहीं रहा, एवरेज ही रहा। सेकंड थर्ड फर्स्ट कभी आगे किस्मत से तो आगे, ये तो सेकंड ही हमेशा रहता था हर क्लास में, सेकंड तक ही पहुंच पाता था। तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने में बहुत होशियार रहूँगा, लेकिन ये था कि एक एवरेज स्टूडेंट हमेशा ही रहा हूँ, और जो भी मैंने अपना लक्ष्य बनाया पढ़ाई को लेकर भी जब भी वो अचीव किया। अभी हम जिस फ्लाईओवर के ऊपर से गुजर रहे हैं ये विकास की एक अवधारणा कही जाती है, मतलब ना दिखा इसको विकास की तरह प्रोजेक्ट किया जाता है। बम्पिंग आप महसूस कर रहे होंगे? देखिए मेरा ये मानना है कि काजू भुनी प्लेट की और विस्की भरा गिलास और उतरा है रामराज विधायक निवास। तो कुछ इस तरह से तो हमारी जो है विधानसभा के जो कार्य हैं और जो विधानसभा का जो क्षेत्र वो चल रहे हैं, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि कहते हैं कि एक रोटी पकाता है एक रोटी बेलता है, एक तीसरा है जो रोटी पकाता है ना रोटी बेलता है, वो रोटियों से खेलता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो तीसरा शख्स कौन है, वो मेरे क्षेत्र की जनता क्यों मौन है। तो कहीं ना कहीं जनता का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जनता जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। स्कूल के डेज में कि कोई मतलब खास ऐसी याद जो आप अपने, जिसमें आज भी आप मतलब जब दोस्तों के बीच में बैठते होंगे तो बोलते हैं ना अरे तुझे याद है, तुझे वो याद है? मेरी एक आदत थी स्कूल के टाइम पे, मैं पेन बहुत टपाया करता था बच्चों की। ओके। पेन चोरी करने की, टपाने की आदत है। आजकल आप दिल चुरा रहे हो भाई साहब, चिंता के ठीक है, आदत अभी भी नहीं है। टपा लिया करता था। उसके अलावा मेरी एक और आदत थी, जब मैं इंटर में था रायवाला में, तो मैं बच्चों के टिफिन खा लिया करता था। क्योंकि हम लोगों को क्या था कि रायवाला इंटर कॉलेज में जब पढ़ते थे तो टिफिन एक हमारे बाहर होटल था पवन स्वीट्स के नाम से, तो हम वहाँ टिफिन रख दिया करते थे। तो मेरी आदत थी कि मैं चौथे पीरियड में वहाँ पहुँच जाता था इंटरवल से पहले, और बच्चों के टिफिन ये दिखता था कौन क्या लाया वो खा लेता था। उनको सरप्राइज होता था कि यार हमारा खाना कौन खा गया। तो कुछ बहुत सारी यादें हैं। उसके अलावा साइकिल से हरिपुर से रायवाला आना एक बहुत बड़ा हमारे लिए संघर्ष रहता था, क्योंकि कई बार तो साइकिल भी नहीं होती थी, तो हम कोशिश करते थे रायवाला तक पैदल ही चले जाएं। तो काफ़ी संघर्ष भरा हमारा वहाँ पे माहौल रहा, और हरिपुर में तो बहुत ज़्यादा संघर्ष रहता था। कौन सा एक ऐसा मोमेंट था जब डिसाइड किया कि नहीं यार मुझे अब इस मेडिकल फील्ड में आना है? और मतलब देखिए मेरा शुरू से दो ही लक्ष्य थे, या तो मैं टीचर बनूँ या डॉक्टर, तो दोनों को ही लेके। अच्छा, ये चूज करने की वजह जैसे मतलब होता नहीं कि मैं टीचर इसलिए बनना चाहता हूँ कि कोई मेरा आइडियल है, या डॉक्टर इसलिए? टीचर तो इसलिए बनना चाहता था कि फादर टीचर हैं। ओके, ग्रेट। और एक घर में माहौल शिक्षा का शुरू से ही रहा। मेडिकल का एक्चुअली क्या हुआ कि हमारे घर में कुछ किराए पे हरिद्वार ऋषिकुल के छात्र रहते थे, जो हमारे किराए पे रहते थे मेडिकल के छात्र, तो उनके टच में बहुत ज़्यादा रहता था, क्योंकि हमारे घर पे घर की पढ़ाई करते थे, अप डाउन करते थे, हरिद्वार गुरुकुल जाते थे, उनके टच में मैं रहता था। तो उनसे कहीं ना कहीं प्रेरणा मिल गई कि यार मेडिकल लाइन में भी अच्छा स्कोप है और यहाँ जाना चाहिए। और उन लोगों ने मुझे काफ़ी जो थे मोटिवेट भी किया। आज तो खैर वो उनमें से सब लोग बाहर हैं, तो उनकी वजह से मेरा एक रुझान बन गया मेडिकल की तरफ। मैंने कहा चलो मेडिकल लाइन में ही क्यों ना आप मेडिकल लाइन अपनाई जाए। अभी तक जैसे हम लोग बेसिकली देखते हैं राजे नेगी जी के ये वाला इस एरिया मुझे ना बहुत पसंद है वैसे। पता है ये हाथी यहाँ से कई बार सीधे नीचे उतर के जाता फिसलते हुए। एक दिन मेरे साथ हुआ सर यहाँ पे ऐसे ही, लाइक मतलब मैं लौट रहा था इधर से और अंधेरा हो चुका था, बिल्कुल एकदम सामने। बहुत खतरनाक जगह है अगर अंधेरे की बात करें। वो थोड़ा सा आपके पेशे से हट करके दूसरी बात करते हैं। जी जी। कि कई बार अखबारों में देखते हैं या न्यूज़ चैनल में देखते हैं डॉक्टर राजे नेगी, ब्रैकेट में या कई बार साथ में एक और शब्द जुड़ा होता है समाज सेवी। मतलब कहाँ से, क्यों और कहाँ से, कैसे, क्यों? देखिए एक्चुअली क्या है कि घर में हमारा कुछ शुरू से माहौल इस तरह का तो रहा ही है। मेरे जो माता पिता हैं या जो मेरे बड़े भाई लोग हैं उनको शुरू से ही सोशल वर्किंग में इन्वॉल्व रहने की आदत रही।
कहीं ना कहीं उनसे मेरा एक घर में माहौल ऐसा रहा है कि अच्छा, भाई कुछ करना चाहिए मेरे समाज के लिए। मेरा इस क्वेश्चन को रखने का एक और कारण है। कारण है कि आपने अभी जिक्र किया कि आपकी एज अभी 38 है और ये बहुत यंग एज है, और इंसान इस एज में नॉर्मली जब सेल्फ मेड मैन होता है, एक जो जिसके पास पुरखों की इतनी बड़ी जैसे बोलते हैं डायनेस्टी नहीं है, तो इंसान सोचता है कि मैं पहले स्ट्रगल, अब एक अच्छे खासी फील्ड में है, मैं वहाँ स्ट्रगल करके या वहाँ काम करके एक अच्छा बिल्ड गेन करूँ, और उसके बाद जा करके तब मैं सेकंड प्रायोरिटी में मैं सोसाइटी के लिए सोचूं, या उसके साथ जितना मैं हो सकता है कि मैं सोसाइटी के लिए सोचूं। लेकिन जब हम लोग आपके बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि 50% डॉक्टर, 50% मतलब वो समाज सेवी वाला जो एक तमगा है, वो मतलब इक्वली बराबर चल रहा है रोड के दोनों साइड्स की तरह। एक्चुअली क्या है कि मेरा जो मानना है कि जो हमारा पैसा है, चाहे वो चिकित्सा का है, शिक्षा का है, एक बहुत अच्छा माध्यम है समाज सेवा करने के लिए। हम जैसे मैं अपनी समाज सेवा के लिए, मैंने अपनी चिकित्सा की अगर फील्ड की बात करूं तो पहले मैं हर संडे कैंप करने जाता था ग्रामीण क्षेत्रों में, पहाड़ों में। अब मैंने हर संडे अपने घर में निःशुल्क क्लिनिक ओपन कर दिया, क्योंकि मैंने कहा हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं उनको मैं सुविधा दूं, और 6 दिन तो हम कमा ही रहे हैं, तो क्यों ना 7वां दिन हम उसको थोड़ा कमाई के साथ साथ चैरिटी में लगाएं। उसके अलावा मेरा अपना एक स्कूल भी चलता है ऋषिकेश में, उड़ान के नाम से, जहाँ पे मैं गरीब निर्धन परिवार के जो बच्चे हैं, करीब 45 बच्चे इस वक्त हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। अभी तो कोरोना के कारण स्कूल बंद चल रहे हैं, ओके, तो लेकिन 45 बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, जिनको हम निःशुल्क शिक्षा, एनजीओ के माध्यम से जो आप काम कर रहे हैं। मेरा एक उड़ान फाउंडेशन चलता है, राइट, जिसमें मैं निःशुल्क एजुकेशन देता हूँ। और खुशी की बात यह है कि वो जो स्कूल है वो उत्तराखंड का पहला गढ़वाली कुमाऊनी पढ़ाने वाला प्ले स्कूल है, और हमारे प्रार्थना भी गढ़वाली में होती है। सुबह बच्चे प्रार्थना भी गढ़वाली में करते हैं, और उनके लिए हमने पूरे अपनी वर्णमाला भी लॉन्च की हुई है, अल्फाबेट लॉन्च की हुई है, पूरी बुक्स हमने बनाई हुई है बच्चों के लिए, ताकि बच्चा छोटे से ही प्ले ग्रुप से ही अपनी जो लोकल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय बोली भाषा है, हाँ, उसको समझ सके। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज की डेट में जो भी बच्चा, उसको बहुभाषा आना बहुत जरूरी है, और उस बहुभाषा में हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ हमारी जो क्षेत्रीय बोली भाषा है वो विलुप्त ना हो, उनका भी बच्चों को ज्ञान हो, तो वो हम उनको बिल्कुल एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा रहे हैं। ओके, ग्रेट। एक और चीज़ देखते हैं सर, कि शहर में जितने भी नाम हो, या जो भी, मतलब ऋषिकेश एक ऐसा शहर है जिसमें पूरी दुनिया से आदमी आता है, पूरी दुनिया से आता है, तो जैसे होता है ना कि इस एरिया में यार घाट के देवता से आपने के दर्शन नहीं किए। मैं देखता आता हूँ, आपके आने से पहले मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था आपके बारे में, देखा कि मतलब तो भाई के मतलब जलवे हैं। नहीं ऐसा कुछ सारे टीवी स्टार, फिल्म स्टार, और मैंने एक्चुअली क्या किया, अब से 5-7 साल पहले मेरे दिमाग में भी था कि देखो हमारे यहाँ की बहुत प्रतिभा है इस क्षेत्र में, ऋषिकेश क्षेत्र में, उत्तराखंड में। Exactly. लेकिन होता क्या है कि प्रतिभा से लोग रूबरू नहीं हो पाते, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऋषिकेश में, आज मेरा खुद छोटा भाई इंडियन मेमोरी चैंपियन प्रतीक यादव है, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड पेंटर में राजेश चंद्रा है, फुटबॉल कैप्टन है अभिषेक रांगड़ है, और हमारा लवंश पहलवान है। तमाम बहुत सारे प्रतिभाएं हैं जो ऋषिकेश की हैं, और देश दुनिया के अंदर हमारा नाम करती हैं। लेकिन होता क्या कि यहीं हमारे लोग इनको नहीं जान पाते, क्योंकि वो इतने बड़े अवार्ड वहाँ से लेके आते हैं, लेकिन उनको फिर यहाँ कहीं कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो कहीं ना कहीं उनको भी फील होता है कि यार मैं इतनी बड़ी उपलब्धि मैंने अपने राज्य के लिए, शहर में रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा हूँ। तो मैंने एक चलन चलाया कि क्यों ना हम ऐसी प्रतिभाओं के लिए, सम्मान के लिए एक बैनर तैयार करें, जिसके लिए हमने गढ़वाल महासभा को तैयार किया। व्यवस्था परिवर्तन मंच है, उड़ान फाउंडेशन हमारा है, तो उसमें हम ये एक मोटिवेशन का काम हमने स्टार्ट किया, ताकि जो यूथ है उनसे प्रेरणा ले सके, और वो भी सोचे कि भाई मैं भी इस फील्ड में आज जा सकता हूँ। अमन साहब अभी हाल ही में डांस के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम हमारा हुआ, और मेरे को खुद उसके बदौलत टीवी में आने का मौका मिला, सोनी टीवी में। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर हम किसी को प्रोत्साहित करते हैं तो उसका हमें भी कहीं ना कहीं फायदा मिलता है, क्योंकि हमारी भी एक पहचान बनती है, हमें भी आज टीवी में आने का मौका मिल जाता है उनके कारण, तो वो तो आगे बढ़ ही रहे हैं। तो ये इस चीज़ का कहीं ना कहीं हमको लाभ मिलता है। आप एज ए समाज सेवी, एज ए सोशल वर्कर जब आप काम कर रहे हैं, अभी तक जो सामाजिक उत्थानों के लिए जो काम किए गए हैं, उसमें आपको लगा कि कहीं कुछ खामियां हैं, कुछ लूप होल्स हैं जो मतलब होने चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाए हैं, या कुछ ऐसा? बिल्कुल, देखिए मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, हरिपुर कला ग्रामीण क्षेत्र है, और हमने बहुत बुरा समय देखा हुआ है। एक टाइम था, मेरे बड़े भैया सुबह अखबार बेचते थे, बीच वाला भाई बिजली का काम करा करता था, मैं बड़े भाई के साथ हरी की पेड़ी में फूल बेचने जाया करता था, और
वो मैंने तब छोड़ा फूल बेचना जब मैं मेडिकल में चला गया, और जब मैं डॉक्टर बनने वाला था उन फूल वालों को पता लग गया था कि ये डॉक्टरी कर रहा है। ओके, वैसे बड़ा बढ़िया कारोबार है सर। हाँ कारोबार है, लेकिन चुनौतीपूर्ण है क्योंकि सुबह 4-5 बजे उठ के जाना पड़ता है फूल के लिए, और उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि फूलों का रेट इतने गिर जाता है कि कई बार गंगा जी में दान करके भी आना पड़ता है। और पानी बेचने का भी हमने, क्योंकि ट्यूबवेल हमारा था, पानी बेचने का भी हमने काम किया। बहुत सारी चीज़ें हमने बेसिक ऐसी की हैं जो आज हम किसी को बताते हैं वो यकीन नहीं करता कि यार आपने काम भी किए होंगे। स्ट्रीट फूड देखे कुछ? अरे बिल्कुल सर, मज़ा आ जाएगा, भूख लग रही है पेट है। खाते हैं स्ट्रीट फूड, बाहर खाते हैं कि बढ़िया मतलब रेस्टोरेंट का? सब शुरू कर दिया। सब शुरू कर दिया। और तो भैया जहाँ मिल जाए वहाँ। तो यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, देखते हैं कुछ। कढ़ी चावल खाए जाए। कढ़ी चावल देखते हैं। तो कुछ फैमिली के बारे में बताओ भैया, जैसे क्या है? फैमिली का ऐसा है कि हमारी कंबाइंड फैमिली है। परिवार में माता पिता हैं, बड़े भैया हैं, भाभी है, उनके 2 बच्चे हैं। बड़ा भतीजा हमारा MBBS कर रहा है, और उससे छोटा वाला भी हिमाचल नेवी की तैयारी में है। ओके। इसके अलावा मेरी जो धर्मपत्नी है, वाइफ है, वो गवर्नमेंट जॉब में ही है, सेम प्रोफेशन में ही। ओके। गवर्नमेंट हॉस्पिटल टिहरी में कोर्ट में है पोस्टेड। ओके। और मेरी 2 छोटी नन्ही सी प्यारी 2 बेटियां हैं। और कहते हैं कि जिनके पुत्र होते हैं वो भाग्यशाली होते हैं, लेकिन जिनकी पुत्रियां होती हैं वो सौभाग्यशाली होते हैं। तो ऐसा सौभाग्यशाली होने का गौरव मुझे मिला हुआ है। एक बेटी मेरी बड़ी वाली कृतिका 10 ईयर्स की है। ठीक है। छोटी रीवा भी 5 ईयर्स की है। ओके। और So means छोटा सा परिवार हमारा है। अभी हम लोग इकट्ठे ही रहते हैं सब लोग हरिपुर कला में। ओके। सो लाइक कितना टाइम बिता पाते हैं, जैसे सोशल उसमें हैं और प्रोफेशन में भी हैं, सोशल लाइफ भी है, फैमिली को टाइम कैसे मैनेज करते हैं और देखिए, कितना बिता पाते हैं? अभी अगर मैं बात करूं फिलहाल 2-3 महीने पहले की अगर बात करूं तो मैं काफ़ी टाइम फैमिली को देता था। दिवाली से पहले तक की अगर बात करूं तो मेरा जो OPD का टाइम है सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक है। 6 बजे मैं सीधा घर निकल जाता था ताकि बच्चों को थोड़ा टाइम दे पाऊँ। लेकिन थोड़ा अभी पिछले 2-3 महीनों में कुछ हालात ऐसे चेंज हुए हैं कि अब परिवार को थोड़ा टाइम मैं प्रॉपर नहीं दे पाता। सुबह 7 बजे निकलता हूँ तो रात 10 बजे घर में घुस पाता हूँ। तो आजकल थोड़ा सा मेरे साथ ये सिचुएशन अब बन गई है और शायद लगता है आगे भी यही सिचुएशन रहने वाली है, क्योंकि अब थोड़ा मैंने अपना एक पॉलिटिकल लाइफ में भी मैं आ गया हूँ। तो अब थोड़ा सा मैं इसी सवाल पे आ रहा था। अचानक डॉक्टर, समाज सेवी, अचानक से पॉलिटिकल एम्बिशंस। देखिए, पॉलिटिकल switch एम्बिशन मेरा ऐसा कुछ अभी बहुत ज़्यादा कुछ खास था नहीं, और पॉलिटिक्स को लेकर भी जो मेरा था विचार वो काफ़ी लेट था आने का। लेकिन सडनली अभी कुछ महीने पहले, 3 महीने पहले आम आदमी पार्टी के कुछ पदाधिकारी मेरे संपर्क में आए और उन्होंने मुझे बोला कि भाई आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपना इलेक्शन में उतरने जा रही है, तो आप अच्छे समाज से भी हैं और आप भी जिस फील्ड पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, वही हमारी पार्टी का भी मॉडल है, तो आप हमारी पार्टी में क्यों नहीं आ जाते। तो मैंने उस पर विचार किया और सोचा कि नहीं, बिल्कुल मेरे को उनका जो आइडिया लगा वो ठीक लगा और उस कारण से मैं आज के लिए ट्रेंड भी है, आदमी थोड़ा सा पॉपुलर हो जाए तो सोचने लगता है कि मैं राजनीति में नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, समाज सेवा में मुझे लगता है कि आप रह के बहुत सारे काम नहीं कर सकते और कुछ कामों के लिए आपको पावर की और पैसे की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है, और वो तभी संभव है जब आप राजनीति में आ पाएंगे, क्योंकि पावर के बिना अगर आज हम अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बात करें, हेल्थ सिस्टम को सुधारने की बात करें या एम्प्लॉयमेंट देने की बात करें, तो उसके लिए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पावर होना बहुत ज़रूरी है। राजनीति जो पॉलिटिकल पावर में आने की बात कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल होने की बात कर रहे हैं या सिस्टम का हिस्सा बनने की बात कर रहे हैं? देखिए, बहुत सारी सीधा सवाल तो वो है कि चुनाव लड़ेंगे। देखिए, पार्टी अगर टिकट देती तो 101% टिकट मिला तो लड़ेंगे और जीतेंगे भी, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि हमने काफ़ी 10-15 सालों में काफ़ी इतना काम किया है, जनता के बीच एक इमेज तो बनाई है कि उस इमेज पे मैं समझता हूँ कि जनता हमारा साथ देगी। और एक नए विकल्प भी क्योंकि आज लोग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही जो उत्तराखंड में अगर बात करें भाजपा और कांग्रेस की, तो लोग दोनों के ही शासन से कहीं ना कहीं नाखुश हैं, क्योंकि वही 5 साल में कुछ भी नया नहीं हो पा रहा है। अगर आज हम बात करें हमारे बिजली की, हमारे पानी की, हमारी जवानी की, तीनों ही बाहर जा रहे हैं। एजुकेशन की स्थिति यह है कि सरकारी
स्कूलों की हालत बदतर होती जा रही है दिन प्रतिदिन, स्कूल बंद करने की कगार पे है। सरकारी हॉस्पिटल जो हमारे उत्तराखंड के हैं खासतौर पर रेफर सेंटर बन के रह गए। तो तमाम चुनौतियां हैं बेरोजगारी को लेकर, बहुत बड़ा अभी पूरा कोरोना काल बीता हमारे यहाँ पर, और भारी संख्या में जो है प्रवासी उत्तराखंड वापस आए, और लगा कि एक उम्मीद जागी कि जब हम रिवर्स प्लान की बात करते तो लोग यहाँ रुकेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फिर वापस लोग अपने घर वापस जाने लगे क्योंकि सरकार उनको यहाँ पर नहीं रोक पाई। तो इस पर भी मैं चाहता हूँ कि कुछ एक अच्छा काम, क्योंकि पलायन आयोग बनाने से केवल काम नहीं चलेगा, उस पर ठोस नीति भी हमें बनानी पड़ेगी ताकि यहाँ पर लोगों को रोका जा सके। उस शरद जोशी हमारे एक वो हैं व्यंग्यकार हैं, बिल्कुल व्यंग्यकार है। उनका एक कोट मैंने कहीं पढ़ा था कि हमारी सरकार हर चीज़ के लिए ठोस कदम ही उठाती है, लेकिन वो इतने ठोस होते हैं उठ ही नहीं पाते। तो नहीं देखिए, ठोस के बारे में मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि लाख दलदल हो मगर पाँव जमाए रखिए, और हाथ खाली हो मगर फिर भी उठाए रखिए। और कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए तो रखिए। तो वो हौसला बनाए रखने की मैं समझता हूँ आवश्यकता है, और हौसला बनाएंगे तो निश्चित तौर पर काम होगा। एक अब यहाँ से देखें कि एक महत्वाकांक्षा या एक लाइफ गोल जो राजे नेगी सोचता हूँ कि लाइक इमीडिएट फ्यूचर, और मतलब मेरा लाइफ गोल ये है, मैं ये करने वाला हूँ। देखिए, अब तो मैंने पूरा अपने को जो है राजनीति में समर्पित करने का ठान लिया है, और अब मेरा जो अगला जीवन है, क्योंकि 38 साल मैंने बिता दिए, आगे के जो जितने भी साल होंगे 25-30 साल जब तक भी मैं जीवित रहूँगा, तो मैं राजनीति के माध्यम से ही समाज सेवा में रहूँगा। क्योंकि एक राजनेता सबसे बड़ा समाज सेवी होता है सही मायने में, क्योंकि आज मैं चिकित्सा के पैसे में हूँ या कोई टीचिंग के पैसे में, उनका सेवा करने का एक फिक्स टाइम है। तो इसका मतलब लेकिन समाज सेवा राजनीति वाली बोले तो उसमें कोई टाइम नहीं होता, आपको हर समय लोगों की सेवा में तत्पर रहना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि हम एक अच्छा डॉक्टर खोने वाले हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अपना काम भी साथ में जारी रखूँगा, और जब तक हो सकता है कि मेरा काम साथ में चलता रहे तो उस काम को भी मैं जारी रखूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल अभी काम छोड़ दूँगा, क्योंकि मैं आज भी सुबह घर में उठता हूँ तो मेरे मरीज होते हैं, मैं उनको मरीज देखने के बाद ही क्लिनिक पहुँचता हूँ। तो वो काम जितना हो सकेगा करूँगा, कोशिश ये रहेगी। मुझे लगता है कि नेत्र चिकित्सक डॉक्टर राजे नेगी अब जो है वो सरकार का चश्मा ठीक करेंगे कि उनको प्रॉब्लम जनता की दिखाई दे। ऐसा होने वाला है क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कोशिश यही है कि एक चश्मा जो है अब जो सरकार को ला गया सरकार का, उसे एक नया चश्मा पहनाया जाए। और कहते भी हैं कि कुछ नया होता रहना चाहिए, तो उस नए के लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं। अभी तक जो आपसे बात करके लगा कि लाइक एक ठीक ठाक एक हैपनिंग लाइफ है। कभी अकेले में ये महसूस होता है कि यार ये रह गया, कुछ शिकायत खुद से कि सब कुछ किया, करियर में जो चाहिए था वो मिला, जैसे लाइफ चाह रहा था वैसा मिला? देखिए, मैं तो अपनी लाइफ से हमेशा खुश रहता हूँ, और कुछ नया करने के चक्कर में हमेशा लगा रहता हूँ। मेरी शुरू से ये आदत है कि मुझे कुछ क्रिएटिविटी करने की आदत है। जैसे मैं लॉकडाउन में भी जब कुछ दिन घर में रहा तो मैंने अल्फ़ाबेट लॉन्च कर दिए, ABCD और हिंदी की वर्णमाला के, कोविड से रिलेटेड। उसके अलावा एक SMS शब्द बहुत प्रचलन में आया, उसको भी मैंने लॉन्च किया था। तो कोशिश ये रहती है कि कुछ नया करने में अगर दिमाग लगाएंगे तो कहीं ना कहीं ये वाली बातें हमारे साथ रहेंगी नहीं, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं मैं समझता हूँ कि जो नामुमकिन हो, और इम्पॉसिबल का मतलब यहाँ इम्पॉसिबल होता है। तो उसी थिंक के साथ मैं काम करता हूँ। ठीक है। अच्छा, कोई शौक नेगी जी? शौक या मतलब इस पर रिकॉर्ड हो रहा है कि हाँ रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं, आप बता सकते हैं मतलब। शौक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे दूसरे मेरा एक बड़ा कह लीजिए, मुझे थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट करने में बड़ा मज़ा आता है, और अपनी कुछ नई क्रिएटिविटी उन तक पहुंचाने में का मुझे शौक रहता है कि मैं कुछ नया कर रहा हूँ, लोग उसके बारे में जाने। बाकी घूमने का शौक है थोड़ा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश ये रहती है, क्योंकि मेरी वाइफ को घूमना बहुत अच्छा लगता है, तो कोशिश रहती है कि उनके साथ मैं भी कहीं ना कहीं इतना टाइम तो निकालूं कि उनका जो शौक है घूमने का वो पूरा हो मेरे साथ, उनके साथ साथ। बाकी मुझे अपने बच्चों के साथ समय बिताना और अपनी टीम के साथ समय बिताना ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या लाइक ऐसी चीज़ होने वाली है इमीडिएट फ्यूचर में, वेदर राजे नेगी पावर में हो, वेदर पॉलिटिकल पावर में हो, या वेदर राजे नेगी एक समाज सेवी की तरह काम करें, वेदर राजे नेगी एक डॉक्टर की तरह काम करें, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए अंदर से एक उचट है कि नहीं यार ये तो बदलना है, ये तो ठीक करना है?
चाहे मैं किसी भी रूप में काम सेवा दे रहा हूँ, ये तो बदलने वाली चीज़ होनी चाहिए, ये तो बदला जाना चाहिए। मेरा जो अभी मकसद है अपनी भावी जो मेरी रणनीति है, उसमें सबसे पहले मेरे को एक ऋषिकेश को एक मॉडल के रूप में विकसित करना है। क्योंकि ऋषिकेश की अगर हम बात करें तो ऋषिकेश 3 चीज़ों के लिए फेमस है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश, देव नगरी ऋषिकेश और योग नगरी ऋषिकेश। लेकिन तीनों का ही जो इम्पोर्टेंस है वो ऋषिकेश को मिल नहीं पा रहा अभी। मैं चाहता हूँ एक तो सही मायने में अगर हम योग नगरी ऋषिकेश बोलते हैं तो ऋषिकेश में विदेशी साधक तो योगा सीखते ही नहीं, वो तो सारे पौड़ी और टीरी चले जाते हैं, राम झूला लक्ष्मण झूला। लेकिन हम योग नगरी ऋषिकेश की बात करते हैं। एग्जैक्टली। हम तीर्थ नगरी ऋषिकेश की बात करते हैं। वो योग नगरी स्वर्गाश्रम नहीं हो पा रहा है, योग नगरी मुनगिरीति नहीं हो पा रहा है, योग नगरी ऋषिकेश हो रहा है, लेकिन एक्चुअली मुनगिरीति स्वर्गाश्रम। पौड़ी और टीरी को उसका लाभ मिल रहा है। और बात हम ऋषिकेश की करते हैं। वही बात अगर हम करें तीर्थ नगरी ऋषिकेश की, तो रोजाना यहाँ हजारों यात्री आते हैं। और विशेष तौर पे आजकल तो हमारे क्योंकि एडवेंचर बहुत है, राफ्टिंग, कैंपिंग, बंजी जंपिंग, ट्रैकिंग, वो कहते हैं कि हम ऋषिकेश जा रहे हैं। लेकिन ऋषिकेश में तो कुछ होता ही नहीं, ना तो राफ्टिंग होती है, ना बंजी होती है, ना जंपिंग होती है, ना ट्रैकिंग होती है, ना कैंपिंग होती है। वो फिर पौड़ी और टीरी चला जाता है, लेकिन बोलता है ऋषिकेश जा रहा हूँ। अब हम बात करें देव नगरी ऋषिकेश की, यानी कि संस्कृत की नगरी ऋषिकेश की, तो संस्कृत की स्थिति जो ऋषिकेश में जितनी खराब है उतनी कहीं खराब नहीं हो सकती। संस्कृत के स्कूलों की बात करो, संस्कृत के छात्रों की बात करो, संस्कृत के छात्रावास की बात करो, या फिर संस्कृत के जो हमारे अध्यापक हैं उनको इतने कम मानदेय में पढ़ाना पड़ रहा है कि उनका परिवार चलाना बड़ा मुश्किल काम है। 4, 5, 8, 10 हज़ार में उनको पढ़ाना पड़ता है। उतने में आज की इस महंगाई में परिवार व्यापन करना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो 3 नाम ऋषिकेश के हैं, देव नगरी, तीर्थ नगरी और योग नगरी, ये किसी प्रकार से चरितार्थ नहीं हो पा रहे। तो पहला काम है इसको चरितार्थ कराना। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि ऋषिकेश एक जिला बने, और जिसमें पौड़ी का जो हमारे यमकेश्वर का एरिया है और हमारे तपोवन से कोडियाला ब्यासी तक का नगर का जो पूरा ब्लॉक है वो ऋषिकेश में आए। तब सही मायने में जो हम बोलते हैं ऋषिकेश जो तीर्थयात्री आ रहा है उसका लाभ हमें मिल पाएगा। तो अभी ऐसा हो नहीं पा रहा। ठीक है। तो ये मेरे एजेंडे में है कि कल की डेट में अगर हम भगवान ने चाहा पावर में आए तो सबसे पहले मैं इस मॉडल को, ऋषिकेश मॉडल, ये तो शहरी क्षेत्रों के लिए है, इसके अलावा गाँव के लिए भी मैंने बहुत अच्छा एक मैटर सोचा हुआ है। आज की डेट में हमारे यहाँ गाँव में बहुत समस्या है। गांव में कोई पालिका का सिस्टम नहीं है, चाहे कूड़ा उठाने की बात करें या अन्य सुविधाओं की बात करें। गांव में हेल्थ को लेकर बात करें, चाहे एजुकेशन को लेकर बात करें, दोनों ही स्थिति नाजुक बनी हुई है। और वहाँ पर जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं वो होते हैं ग्राम पंचायत। मैं चाहता हूँ एक तो ग्राम सभा का ये जो चलन है इसको चेंज करके गाँव पालिका में कन्वर्ट करूँ। और उस गाँव पालिका में जो हमारा गाँव का जो पंचायत का सदस्य है, क्षेत्र पंचायत का सदस्य है, उसको एक मानदेय मिले, उसको विधायक निधि डायरेक्ट मिले। क्योंकि उसको मानदेय नहीं मिलता, गांव की जो सारी समस्या होती है वार्ड मेंबर को सुलझानी पड़ती है। अगर उसके प्रधान से दोस्ती है, वही फ्रंट लाइन है, क्योंकि पहला आदमी उसी के पास पहुंचता है या फिर क्षेत्र पंचायत के पास पहुंचता है। दोनों के पास ना कोई निधि होती है, ना इनके पास कोई मानदेय, इनको तनख्वाह मिलती है। तो इनके लिए बहुत बड़ी सिचुएशन होती है। तो एक तो काम मैं जो आने के बाद सोचता हूँ कि सत्ता में आए तो सबसे पहला काम इनके लिए यही होगा कि इनको एक मानदेय दिलाया जाएगा, इनको एक विधायक निधि डायरेक्ट दिलाई जाएगी, ताकि ये अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान अच्छे से कर सके। इसके अलावा बहुत सारी मेरी और भी योजनाएं हैं, मंदिरों को लेकर भी और अन्य चीज़ों को लेकर, धीरे धीरे समय समय पर लोगों के बीच में लाई जाएंगी। चाय पीना चाहेंगे कहीं? बिल्कुल, चाय तो मज़ा आ जाएगा। चाय देखते हैं, अब भैया कहीं पे चाय वाला हो तो देखना है। चलो फिर जरा चाय वाय पीते हैं। बिल्कुल, चाय बाहर पीते हैं। आ जाएंगे चाय पी के। तो मौसम भी चाय का हो रहा है। ठीक है, मौसम भी हो रहा है, थोड़ा वॉक भी हो जाएगी। तो अभी जैसे यहाँ चुनावी परिदृश्य है, आप बताइए इतने मिलाने के ये भी भेजी भी हुई है देहरादून वाले हैं ना यान कुछ नहीं यान बात हैं ना यान तो नहीं गड़बड़ बोल लेता मतलब इतने के नहीं, मैं भी बिंग तो बचाता हूँ टाइप ना यान कुछ नहीं हमारे तो मन में क्या कि जो को कोई बोली भाषा नहीं समझे, वो कोई बाबा नहीं चाहिए। बोली भाषा तो बहुत जरूरी है, हमारा असली पहचान भी चाहिए। बिना एक तो गुजर ही नहीं चाहिए। पहाड़ में कब उठे मतलब अगर हम लोग बात बोला गढ़वाल में कब उठे मूल छो यमकेश्वर ब्लॉक छे। हां, और हमारे गांव का नाम छे पाट तिमली। ओके। तो वन तो हमारा बस रिश्तेदारी रह गई, कल के हम हरिपुर आए गए 50 साल पहले। अच्छा। तो खाली बस कभी शादी ब्याह वन हो गए चल गए, कभी देवता पूजना कुन और नहीं जान होन, बस बाकी तो फिर हरिपुर ही हो गए। अब हरिपुर परमानेंट हरिपुर हो गया।
ये जो गढ़वाली बोली भाषा का वो में आप काम करना चाहो तो ये एक आइडिया के गुटे ना और मतलब क्या सोचेगा ना बनी चीज है ये मां आइडिया ये ना है कि हमारे दुई बड़ भाई छन एक तो छन हेमू भट्ट जी साहित्यकार और एक हाँ। गणेश कोठारी जी तो दुई दगड़ी में इनका शुरुआत कर सबसे पहले ऋषिकेश में कवि सम्मेलन कराना ओके पहला हमन काफी कवि सम्मेलन कराए ऋषिकेश में हाँ और वे बाद में तो ये लग गया यार कवि सम्मेलन तो हम करना चाहो लोग भी आना छन सुनना भी छन हाँ पर सीखना नहीं छन हाँ तो सीखना भी बहुत जरूरी छे हाँ तो फिर ये लग कि अब सीखना को तो कुछ ना कुछ करनी पड़ल तो विचार है कि कल नहीं हम जो छू ये काम तो स्कूल में शुरू करा तो वे को नमन पहल तो हमारी बाकी इसी केस में इंटर कॉलेज में बात करी एक दूसरी जगह भरत मंदिर इंटर कॉलेज में बात हुए वे टाइम पर रावत जी प्रिंसिपल थे डीवीएस रावत जी तो उन सपोर्ट भी कर काफी पर कैसे कि स्कूल में ना बच्चा 8 पीरियड के बाद जो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा काम नहीं चाहते तो मतलब इंटरेस्ट नहीं आंचे तो फिर मैं यन सोच के कल नहीं यार हम यन करा के अपर स्कूल खोले के और ये काम तो जो अपर स्कूल बेटी शुरू कर ला आसानी हो जाए कि एक बच्चे नहीं भागन पड़ल अच्छा आप पता नहीं लगत कि भाषा तो अभी भी हम लोग मतलब एक तरह से करियर का करिकुलम मान ले सका और ये एक सबसे कोई भी भाषा च पंजाबी एक करियर का करिकुलम में भाई वो लोग ऑफिशियल लैंग्वेज है तरह पंजाबी यूज कर दें चाहे वो फॉर्म भरना चाहिए चाहे कुछ भी करना चाहिए या और भी अदर लैंग्वेजेस जो दूसरी लैंग्वेज इन अगर बोली भाषा में गढ़वाली या कुमाऊनी या जो जौन सारी हमारे जो क्षेत्रीय भाषा से मतलब ये मां देखा सबसे बड़ी जो कमजोर थी वो थी सरकार पहले कि जब तक सरकार नहीं चाली तब तक ही पॉसिबल नहीं हो सकती पहले कि पंजाब की बात करा गुजरात की बात करा उड़ीसा की बात करा महाराष्ट्र बात करा वक्त से ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की बिहार की झारखंड की फिर भी भोजपुरी अभी तक भाषा का दर्जा नहीं मिली और वन्य स्थिति 1.25 करोड़ उत्तराखंड में हम भी छो एक भी गढ़वाली कुमाऊनी जोन सारी बोलना भी चन लिखना भी चन साहित्य भी बन गया फिल्म भी बनना चन गाना भी बनना चन लेकिन फिर भी भाषा का दर्जा नहीं मिलना बोली रह गए जो वन भाषा ही थी गढ़वाली कुमाऊनी जोन सारी अगर हम बोला पर अभी कमी ये कि मानक नहीं हुए 8वीं अनुसूची में नहीं आया अब जन बोले जा मान ले जावे तो ना कि एक तरह से जन हमारे फिल्म निर्माण हो गया या साहित्य जो हम लोग बोला या जन म्यूजिक हो गया या कुछ हो गया अब तो क्या लगता यूं से एक अच्छू बेस बने जैसा कुछ है लैंग्वेज अगर ये लोग भी बहुत स्ट्रांगली कर देते मतलब अगर मतलब संगीत की बात करो नहीं ये करना चाहिए मतलब और भी गायकार से आज जो हमारी संस्कृति बची थी वो एक कुछ ना हमारे गीतकार हमारे साहित्यकार और हमारी फिल्म ये मेन अगर ये चीज भी अगर खत्म ना हो मैं सच होना चाहिए हमारी नई जनरेशन तो वो सब उनको तो पता सन्नाटा हो जाए अगर आज बची थी संस्कृति तो वो एक कुछ ना लोग गायक छन लोग गीत छन लोग संस्कृति अब यकीन मतलब कि लाइक अभी मतलब हमारे जो कुछ कार्यक्रम जो मतलब हम लोग करते हैं जन एक मकर संक्रांति के आसपास एक त्योहार हो जैसे गाय होता है वो खिलाना बगवाल और इगास से बगवाल से फूल देई थी सुबर बच्चा पूरे ये जो अप्रैल में नाम आचुचन सुबर देले में फूल डाल दन अभी उत्तरायणी त्योहार आजकल चलना चाहिए बहना और एक अलग घुगती त्योहार है तो अब हरेला हमारे अच्छे लोग पर बन गया आज एक डेट में जुमेला भी हमारे चाहिए त्योहार हमारी अन्य क्षण की पर होना क्या चाहिए कि कक्की न कक्की सरकार बहुत जिम्मेदार थी इन चीजों पीछे है पहले की सरकार अगर चाहे तो भाषा के बन में टाइम नहीं लग और जब तो दिल्ली बन गया बिल्कुल देना दिल्ली में अभी घोषणा करी थी पर वे पर भी काम चलना चाहिए बनी एक भी थी पिछले सरकार में या कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक सिलेबस बनी हुई थी पर वो सचिवालय में धूल पकड़ा चाहिए जब तक वैसे भाई नहीं लाला तब तक काम नहीं चलल और भाषा आंदोलन में हमारे कई साहित्यकार लगे हैं शुरू बेटी काम चलना चाहिए अभी तक उम्मीद थी कि अब ये काम हो जाए अब जो नहीं करा हम तो करने का चाहिए कि हम तो बहुत पीड़ा चाहिए लोग भाषा की भी और लोग संस्कृति भी तो हम तो काम करने का चाहिए चला तब जरा चाय पीना बिल्कुल चाय जरूर चाहिए चाय पीना देखिए मुझे जरा तरफ प्रोडक्ट जगह बिल्कुल बिना चाय तो काम ही नहीं चल रहा गढ़वाला ने और चाय नहीं पिया बिल्कुल गढ़वाला हम तो क्या चाहिए ना 3 वक्त तक चाय की और हमको बोले जान कि हम चाय पीते नहीं हम खाते हैं सही बात है
राव जी, ओहो, चाय का मजा। चाय लीजिए, हमने बढ़िया हो नहीं है। तो नेगी जी, अब क्या तैयारी है, क्या रोड मैप? फिलहाल तो अभी क्या तैयारी यह है कि 2022 के इलेक्शन आने वाले हैं और पार्टी में तो हम हैं ही जुड़े हुए। सबसे पहले तो कोशिश ये है कि संगठन जो हमारा है आम आदमी पार्टी का, ऋषिकेश से लेकर पूरे प्रदेश में स्ट्रॉन्ग किया जाए। ऋषिकेश में ज़्यादा हमारा फोकस है क्योंकि हमारी विधानसभा ऋषिकेश है। तो अभी तो यह है कि कोशिश यही हो रही है कि बूथ स्तर से लेके और पार्टी के जितने भी टास्क हमें मिल रहे हैं उनको पूरा करेंगे और संगठन का एक अच्छे से विस्तार करके, क्योंकि संगठन जब तक मजबूत नहीं होगा हमारा तब तक हम चुनाव में मजबूत नहीं हो पाएंगे। फिलहाल उसी की तैयारी चल रही है। विरोधी खेमा क्या देखिए, विरोधी दिखा रहा खेमा, है? क्योंकि अब तो विरोधी खेमा बन गया होगा। नहीं, विरोधी खेमा देखिए, हमारे सामने दो बड़ी पार्टियां हैं चुनौती के लिए। तो उनके साथ जिनके साथ हमारा मुकाबला है वो पहले से ही स्टेबल पार्टियां हैं और हम जिस पार्टी में आ रखे हैं, जिस पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं वो भी नई पार्टी है उत्तराखंड के अंदर। दिल्ली के अंदर तो एक बहुत बड़ा देश भर में नाम है, लेकिन उत्तराखंड के अंदर अभी क्योंकि चुनौती है और ऋषिकेश में भी, क्योंकि ऋषिकेश एक तीर्थ नगरी है, सबका ध्यान ऋषिकेश की ओर ही रहेगा इस चुनाव में। क्योंकि ऋषिकेश की जो मैं समझता हूँ सीट है वो 10 सीटों को प्रोवाइड करेगी अगल बगल की, चाहे डोरवाला की हो, यमकेश्वर की हो, नगर की हो, हरिद्वार की हो, श्रीनगर की हो। तो ऋषिकेश की सीट पर वैसे भी लोगों का फोकस ज़्यादा रहता है, ध्यान ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है और हम लोग कर भी रहे हैं। लगातार हमारा कारवां जो है वहाँ पे बढ़ता जा रहा है। ओके, सो कोई संदेश स्पेशली आप यूथ को देना चाहता हूँ, क्योंकि राजे नेगी वो 60 साल वाले नेता नहीं हैं। मतलब देखिए, मैं young समझता generation से आने वाले हूँ अब young नेता अगर हम वोटरों की भी बात करें आज की डेट में, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, यूथ हो, आज का जो वोटर है, नया जो वोटर है वो यूथ को ही ज़्यादा पसंद कर रहा है, क्योंकि यूथ के पास एक नए विजन है, एक मिशन है और एक वजन भी है, जो कहीं ना कहीं हमारे जो पुराने लीडर हैं उनके पास नहीं रह गया। और मेरा तो मानना है कि भाई जब सरकारी नौकरी में एक रिटायरमेंट की एज है 60 साल, तो राजनीति में भी बनाई जाए, जो बनाई भी थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले, लेकिन अब हटा दी है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो एज उनके लिए भी होनी चाहिए अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। बिल्कुल, कि भाई नए लोगों को चांस मिलना चाहिए। और यूथ को तो मैं यही कहूँगा, देखिए यूथ जो है हमारे एक बहुत बड़ी विडंबना क्या है समाज में कि जिस दिन भी घर में कोई बच्चा पैदा होता है और जब वो बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, तो जिस दिन से वो बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो हम बोलते हैं डॉक्टर बनेगा, बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा। हम कभी भी नहीं चाहते कोई अच्छा नेता बने, हम अच्छा लीडर कभी नहीं बोलते कि हमारा बच्चा का अच्छा लीडर बनेगा। तो एक तो हमें इस चीज़ को लाना पड़ेगा कि हमें ऐसे लीडर देने पड़ेंगे ताकि लोग कल की डेट में बोल सके कि बड़ा होकर मेरा बेटा अरविंद केजरीवाल बनेगा। तो वो समय मैं समझता हूँ आप आने वाला है और यूथ को मैं ये चाहूँगा कि राजनीति से भागे नहीं, क्योंकि देखिए जब तक राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे और पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, हम कब तक दूसरे को दोष देते रहेंगे कि भाई वो अच्छा नहीं कर रहा, वो अच्छा नहीं कर रहा। वो अच्छा क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि जो अच्छे लोग हैं वो वोट डालने जाते ही नहीं, तो जब वो वोट डालने नहीं जाते तो ऐसे लोग चुनकर आ जाते हैं जिनसे उनको फिर परेशानी झेलनी पड़ती है। तो यूथ के लिए ये कहूँगा, एक तो नशे से दूर रहे और जिस भी फील्ड में उसका इंटरेस्ट है उस फील्ड में पूरे तन्मयता के साथ ध्यान लगा के पढ़ाई करे और उस फील्ड में जाए। और माँ बाप को लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चे का इंटरेस्ट को चेक करें, उस पर ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ थोपे ना। तो उसका डांस में जाने का मन है, खेल में जाने का मन है, तो उसको वहाँ जाने दें, उसकी प्रतिभा को दबाए ना, उसको बल्कि निखारें और उसका अवसर प्रदान करें। इतना ही मेरा यूथ से है। चलिए राजे नेगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने समय आपका थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया और मैं धन्यवाद से टाइम निकाल के हमारे लिए। नहीं, हमारे शेड्यूल बिल्कुल आपके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, विशेष तौर पे हमारे जो जिस चैनल के माध्यम से आज मुझे आपके सामने रूबरू होने का मौका मिला। मैं बालाजी टेलीविजन की जो पूरी टीम है, जो उसके संस्थापक मेंबर हैं धीरज भाई, उनकी पूरी टीम को भी मैं बहुत बहुत दिल से जो है आभार व्यक्त करता हूँ, उनका नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे आज अवसर दिया अपने चैनल के माध्यम से अपने अनुभवों को और अपने विजन को, अपने मिशन को आप सब लोगों के सम्मुख रखने का। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ बालाजी टेलीविजन का। थैंक यू सो मच बालाजी।